टेंस को समझने से पहले हमारे पास यहाँ पे 10 स्पेलिंग्स हैं जिन्हें हमें कंठस्थ करना पड़ेगा। इनको कंठस्थ किए बिना हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम। दे का मतलब होता है वे। वी का मतलब होता है हम। ही का मतलब होता है वह। यह पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है। सी का मतलब होता है वह। यह स्त्री के लिए उपयोग किया जाता है। ईट का मतलब वह। यह निर्जीव के लिए उपयोग किया जाता है। माई का मतलब होता है मेरा। यूर का मतलब होता है तुम्हारा। आवर का मतलब होता है हमारा। साथियों, ही सी ईट का उपयोग सीखने के लिए मेरा बेसिक स्पेलिंग का टॉपिक अवश्य देखें। वहाँ आपको ही सी ईट का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। साथियों, टेंस को समझने के लिए हमारे पास वर्ब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अतः मैंने आगे टेंस को समझने से पहले आपके लिए कुछ वर्ब रखी हैं जिन्हें आप जान लें, उसके बाद ही आगे देखें, क्योंकि आप इन वर्बों के बिना आगे जो सेंटेंस आएंगे उन्हें समझ नहीं पाएंगे। आपने वर्ब की 3 फॉर्म तो देखी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन साथियों, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं जिन्हें हमें सेंटेंस को देखकर उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे वर्ब की चौथी फॉर्म भी है पार्टिसिपल के रूप में जिसका उपयोग होता है, और वर्ब की 5वीं फॉर्म है जिसे इन्फिनिटिव के रूप में उपयोग करते हैं, या फिर डबल वर्ब के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको बाद में आने वाले सेंटेंसों में पता चल जाएगा। अतः मेरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको लास्ट में इन्फिनिटिव का उपयोग करना आप जान जाएंगे। हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, हिंदी अर्थ होता है उसका जाना, लेकिन हमें सिर्फ जहाँ पे वाक्य में जाना लिखा है वहीं गो का उपयोग नहीं होता है। जाना, जाता हूँ, जाऊँगा, जाने वाला हूँ, जाना चाहता हूँ, ऐसे समस्त वाक्यों में हमें दिमाग में यह सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जाना है तो हमें गो का उपयोग करना है। जैसे कि प्ले का मतलब है खेलना, लेकिन खेलूँगा, खेलता हूँ, खेलने वाला हूँ, खेलना चाहता हूँ, सभी के लिए हमें प्ले का ही उपयोग करना है। वैसे न वैसे नीचे की सारी वर्ब का उपयोग हमें बिल्कुल सावधानीपूर्वक करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, चौथी फॉर्म गोइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है, और वर्ब की 5वीं फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं तो वह इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। तो इन वर्ब को एक बार आप अवश्य 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके रट लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रटना ही है। बिना रटे आप आगे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान, क्योंकि हमें सबसे पहले दिमाग में यह बिठाना पड़ता है कि हमें किस तरह के वाक्य का उपयोग करना है, तथा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यह वाक्य कौन से टेंस से लिया गया है। अतः हमें हिंदी में जानकारी इसकी अवश्य होनी चाहिए। तो पहले है हमारे पास वाक्यों के अंत में है नहीं लिखा होगा। जितने भी हमारे पास
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे उनमें लास्ट के अक्षरों में है लिखा नहीं आएगा। जैसे कि राम गया, यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ है। सीता ने लिखा, है नहीं लिखा हुआ है। वह पढ़ती थी, है नहीं लिखा हुआ है। अतः हमें यहाँ है नहीं के होने से पता पड़ जाएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ये थे लिखा होगा। जैसे कि राम घर में रहता था, हम स्कूल जाया करते थे, क्या तुम स्कूल गए थे। ऐसे तमाम वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पे भी वाक्यों के अंत में संज्ञा प्लस था आ जाए उसका मतलब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक बार एक लड़का था, राम के पास कार थी। लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा है और उसके बाद था लगा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में कार है और कार के साथ में थी लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा के साथ में थी लगी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्योंकि यहाँ पर इन वाक्यों में मेन वर्ब नहीं दी है, जैसे कि खेलना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि वर्ब यहाँ पे नहीं होती हैं। तो जब मेन वर्ब नहीं होती है तो हमें मेन वर्ब की जगह पे संज्ञा दी होती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह मेन वर्ब का यहाँ पे काम करेगी, जिसे हम अंत के सेंटेंसों में देखेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान होती है, वैसे ही उसकी अंग्रेजी में भी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, जब हिंदी में लिखा होगा वाक्य तो हम उसे पहचान लेंगे, क्योंकि हमें हिंदी में पहचान की जानकारी हो गई है। लेकिन जब सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा होगा तब हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए अंग्रेजी पहचान के लिए ये जो आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स दे दी गई हैं, यह वाक्य में अवश्य होंगी, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। जैसे कि यस्टरडे अर्थात बीता हुआ कल, अगो यानी पहले, लास्ट डे, लास्ट वीक, इन 2005, बिफोर 2010, प्रीवियस डे, ETC एट्सेट्रा। साथियों, हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी समय पहले का है, जैसे कि आज हमारा 2020 चल रहा है, अगर हम एक दिन भी या एक दिन भी हम पीछे की बात करते हैं तो वह समय भूतकाल का हो जाता है। तो वहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले एक सिंपल पैटर्न के रूप में समझते हैं। जो पैटर्न हमारे सामने यहाँ दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। साथियों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी 100%। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब नहीं आती है तो समझो कि कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य है। जैसे अपना सेंटेंस है, मैं गया। मैं गया में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई, तो आई हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब है वेंट। अब यहाँ पे हमको समझना है, गो नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उपयोग करने के लिए है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का उपयोग नहीं करना है। साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है, मैं गया इसका मतलब है जाना। और मैंने बोला था आपको, जहाँ पे भी
जाता हूँ, जाऊँगा, गया, इन सब के लिए हमें टेंस को देखकर ही वर्ब का उपयोग करना है। यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। लास्ट में देखो सेंटेंस के अंत में कहीं पे भी है लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही उपयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग नहीं करना है। अतः यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आएगी, जैसा कि आपको मैंने पहले वर्ब में दिखा दिया है। अतः यहाँ पे हमारा अंग्रेजी अनुवाद हो गया आई वेंट। अगला वाक्य हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वह गया। अब हमें दिमाग में बिठाना है यहाँ पे कि वह गया अर्थात यहाँ पे वह एक पुरुष है। इसके लिए हमने यहाँ पर वह की जगह पे हमने ही का उपयोग किया है। अगर लड़की होती तो हमें यहाँ पे सी का उपयोग करना पड़ता। यहाँ पे वह गया अर्थात वह लड़का है। यहाँ पे वह का मतलब निर्जीव भी हो सकता है, लेकिन साथियों निर्जीव के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखा होता है। जैसे कि एक बार एक कुत्ता था, वह गया। अतः ही सी इट का उपयोग देखने के लिए सबसे पहले आपका मेरा जो पहले के वीडियो हैं उनको देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा कि ही सी इट का उपयोग कैसे करना है। अतः वह गया, यहाँ पे लड़का है और लड़के के लिए हमने वह का उपयोग किया है, अतः वह की जगह हमने लिखा ही, और गया वेंट, सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे सीधा हमें सेंटेंस देख के ही पता पड़ जाता है कि वह लड़की है, अतः हमने यहाँ पे सी का उपयोग किया है। अतः यहाँ पे हमने लिखा सी वेंट, वह गई। अगला सेंटेंस है हमने लिखा। हमने को वी कहते हैं और वी का मतलब हम भी होता है। इसीलिए साथियों मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रोनाउन का उपयोग देखने के लिए मेरा प्रोनाउन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ताकि हमने ये जो शब्द हैं उनका उपयोग आप मेरा प्रोनाउन के वीडियो को देखे बिना नहीं सीख पाओगे। अतः मेरा प्रोनाउन का वीडियो और नाउन का वीडियो अवश्य देखें, जो 1-2 दिन में आने वाला है। उसको देखने से आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ, हमें वी का मतलब जब हम हैं और हमने हैं, और भी जो बहुत सारे अर्थ हैं जिनका हमें कैसे उपयोग करना है। क्योंकि साथियों आप मेरे प्रोनाउन के वीडियो नहीं देखोगे तो आप हर हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे कि हमें हमने की जगह, हम की जगह, उसको, उन्होंने, उसे की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करना है, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। अतः मेरा प्रोनाउन का वीडियो अवश्य देखें। जैसे कि हमने के लिए हम वी का उपयोग करते हैं और वी को कहते हैं हम, जैसे हमने आगे स्पेलिंग में देख लिया था। सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा रॉट, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म का ही उपयोग करना है। अब हम अपना सेंटेंस पैटर्न 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ नया नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं ये वाला, आई वेंट टू डूंगरपुर, मैं डूंगरपुर गया। सिर्फ अपना सेंटेंस होता आई वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उस समय भी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में डूंगरपुर जुड़ा है। और कहीं भी अपन जाते हैं तो हम प्रीपोजिशन के रूप में टू का उपयोग करते हैं। तो अपना सेंटेंस हो गया आई वेंट टू डूंगरपुर। आई सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट,
टू यहाँ प्रीपोजिशन है और डूंगरपुर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अपना अब सेंटेंस है वह डूंगरपुर गई। सेंटेंस को देख के पता पड़ जाता है कि यह लड़की है, इसलिए हमने सी का उपयोग किया। गई वेंट की सेकंड फॉर्म, और फिर टू डूंगरपुर, डूंगरपुर सीधा लिख दिया। पहले की तरह सेम सेंटेंस है, सिर्फ सब्जेक्ट बदल रहा है। अब सेंटेंस है हम डूंगरपुर गए। यहाँ पे हम की जगह हमने वी लिखा, गए की जगह वेंट आ गया और डूंगरपुर का डूंगरपुर। सेम सेंटेंस है, यहाँ पर भी सिर्फ सब्जेक्ट बदला है। साथियों, यहाँ हमारे पास ध्यान देने वाली बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने आई, वी, यू, दे, हम कुछ भी रखेंगे, आगे वर्ब पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे टेंस हैं उनमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का उपयोग होगा। अतः यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। राम ने एक आम खाई। राम सब्जेक्ट हो गया, खाई वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं एट ई एट। एट का एक दूसरा फॉर्म भी होता है EIGHT, एट। एट का मतलब होता है 8 नंबर। हमें वो वाला एट यहाँ पे उपयोग नहीं करना है। राम एट अ मैंगो। मैंगो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके हमने पहले ए आर्टिकल लगा दिया, एक खाई, इसलिए हमने अ आर्टिकल लगा दिया अ मैंगो। खाई देखो ऊपर आम खाई, यहाँ पे खाई का मतलब खड़ी नहीं है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें से हमको वर्ब निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सी वर्ब है। जैसे कि वहाँ खाई है लेकिन खाई को हमें खाने में बदलना है, तो हमने लिखा खाई को एट में, तो हमारा सेंटेंस हो गया पूरा राम एट अ मैंगो। सीता ने एक पुस्तक लिखी। सीता सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब चाहिए। वर्ब है सेकंड फॉर्म राइट का रोट, और एक पुस्तक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सेंटेंस हो गया सीता रोट अ बुक। राम व सीता ने फुटबॉल खेली। यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट राम व सीता हैं, अर्थात बहुवचन है। अतः दोनों नामों को हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद खेलना, खेलना की वर्ब की सेकंड फॉर्म है खेली, तो हमने लिखा प्लेड। इसके बाद फुटबॉल। फुटबॉल हमारे पास यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो फुटबॉल है वह एक गेम है, और गेम के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फुटबॉल से आगे आर्टिकल नहीं लगाना है ए एन द। हमने शतरंज खेली। हमने के लिए वी, इसके बाद खेलने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, और शतरंज के लिए चेस। चेस भी एक तरह का गेम है, इसके पहले किसी तरह का कोई आर्टिकल उपयोग में नहीं लेना है। अब हमारे पास एक नया वाक्य है, एक बार एक गधा था। जैसे कि हमें कहानियों में अक्सर देखने को मिलता है। एक बार के लिए हमारे पास वर्ड है वंस। वंस को कहते हैं एक बार, और इस सेंटेंस में हमें कहीं पर भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हमें गधा दिखाई दे रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का उपयोग करना पड़ता है।
जबकि यहाँ देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है। फिर भी हमें देयर का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। और एक गधा था इसलिए हमने वॉज का उपयोग किया है। अगर दो गधे होते तो हमें वर का उपयोग करना पड़ता, जो कि हम आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखेंगे। वह घर में रहता था। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें वाक्य के अंत में ता था आया है। ता था वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। अगर ता है तो यह कोई और टेंस हो जाता, लेकिन ता था है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें सबसे पहले वह घर में रहता था, वह यहाँ पे एक लड़का या पुरुष के रूप में प्रयोग हुआ है तो हम उसके लिए ही का उपयोग किया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता। रहता का मतलब होता है लीव। लीव का मतलब होता है रहना। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और घर में का मतलब होता है इन। इन तो यहाँ पे इन के रूप में अपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। और इन द हाउस, घर को हाउस कहते हैं, ठीक है। और घर का एक अन्य उपयोग भी है होम के रूप में, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही लिव्ड इन द हाउस। अब हमारे पास सेंटेंस है राम के 4 लड़के थे। अक्सर हमें कहानियों में इस तरह के सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं। राम यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। थे यानी यह पास्ट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे हमें मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि जाना, खेलना, कूदना, खाना। तो यहाँ हमें मेन वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का उपयोग करना पड़ेगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब को विदाउट किसी मेन वर्ब के उपयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती है। तो हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड थी वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अतः यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, भले ही हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस हेड की है। इस तरह हमारा वाक्य बन गया राम हैड 4 सन्स। अब हम 2 क्रियाओं वाले वाक्यों को देखेंगे। जैसे कि हम जाना चाहते थे, यहाँ पे जाना भी एक वर्ब है और चाहते थे यानी चाहना भी एक वर्ब है। या तो हमारे पास यहाँ 2 वर्ब हैं, जाना और चाहना। जो वर्ब पहले आती है वह इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग होगी और जो वर्ब बाद में आती है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में काम आएगी। तो जाना पहले आई है अतः उसे हमें इन्फिनेटिव के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के हमने इसका उपयोग किया है। वो जो चाहना था उसकी जगह पे हमने वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वी वांटेड टू गो। पहले की तरह यह भी सेंटेंस है हम खेलना चाहते थे। यहाँ पर भी 2 वर्ब हैं, खेलना और चाहना। तो जो पहले आया है खेलना उसका तो बना देंगे हम इन्फिनेटिव वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के, तो टू प्ले हो गया। और जो चाहते थे उसको हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने उसका यूज किया वांटेड। तो हमारे पास पूरा वाक्य बन गया वी वांटेड टू प्ले। हम खाना चाहते थे। यहां पर भी हमारे पास
दो वर्ब हैं, खाना और चाहना। खाने के लिए हमने टू ईट का प्रयोग किया है और चाहने के लिए हमने वांटेड का उपयोग किया है। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वी वांटेड टू ईट। तो साथियों, आज हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस का अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे उपयोग होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जो भी सेंटेंस लिए हैं वह बिल्कुल आसान लिए हैं तथा हमने बारीकी से उनका अध्ययन भी किया है। लेकिन साथियों, जब हमको इनका वास्तव में उपयोग करना होता है तो हमें कुछ अन्य चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम मेरे आगे आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अतः आज आपके लिए काम है कि मेरे इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें तथा अपने ज्ञान को स्थायी करें, क्योंकि आपको अगर एक टेंस आ गया तो समझो बाकी के 11 भी आसानी से आ जाएंगे। आज हमने सिर्फ सकारात्मक वाक्यों को देखा है। आने वाले दिनों में हम उसे नकारात्मक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे।